स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है। आज पूरे दिन बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत लगाई। अब कल से डोर टू डोर कैंपेन होगा। वहीं 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। केदारनाथ में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें से दूरस्थ क्षेत्रों वाले 7 पोलिंग स्टेशन के लिए सोमवार को पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई। बाकी 166 पोलिंग पार्टियों को मंगलवार को रवाना किया जाएगा। वहीं केदारनाथ विधानसभा को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 2 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से लोकल पुलिस के अलावा आईटीबीपी और एक कंपनी एसएसपी को तैनात किया गया है। 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा आएगा। केदारनाथ की दूरस्थ पार्टियां थी, 7 पार्टियां, वो रवाना हो चुकी है। आज शाम तक अपने अपने बूथों पे पहुंच जाएगी। बाकी जो शेष 166 पोलिंग पार्टी है वो कल सुबह रवाना होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे केदारनाथ विधानसभा को 27 सेक्टर में बांटा गया है और भारत निर्वाचन आयोग से और आपका केंद्र सरकार से 3 कंपनी सीएपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी प्राप्त हुई, जो वहां पर डिप्लॉय कर दी गई है। केदारनाथ उपचुनाव के आखिरी दिन सीएम धामी ने गुप्त काशी में धुआंधार प्रचार किया। मुख्यमंत्री धामी यहां बाइक रैली में शामिल हुए। इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। सीएम धामी ने कहा, साल 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन आज केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस वाले बद्री केदार की बात कर रहे हैं। सीएम धामी ने कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज रावत को भी निशाने पर लिया। सीएम धामी ने कहा, मनोज रावत ने शिवलिंग को पत्थर बोलकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। सीएम ने कहा, जिनकी आंखें पत्थर की होती है उन्हें शिवलिंग भी पत्थर का दिखाई देता है, और जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उन्हें कंकड़ में भी शंकर नजर आते हैं। वही भाई मनोज रावत हैं जिन्होंने शिवलिंग को पत्थर कहकर सनातन को ठेस पहुंचाने का काम किया था। भगवान शंकर की जो हम आस्था, अगाध आस्था और श्रद्धा के हमारे केंद्र हैं, भोलेनाथ बाबा टन से कहना चाहता हूं कि जिनकी आंखें पत्थर होती है, जिनकी आंखें पत्थर की होती हैं, उन्हें शिवलिंग भी पत्थर लगता है। जो भक्त होते हैं महादेव के, उन्हें कंकड़ में भी शंकर लगता है। जो भक्त होते हैं महादेव के, उन्हें कंकड़ में भी शंकर लगता है। इसलिए भाइयों बहनों, इनके किसी बहकावे में आप सबको नहीं आना है। केदारनाथ विधानसभा में वोटिंग से पहले चोपता में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब पकड़ी गई, लेकिन इस पर चुनाव आयोग को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और जांच की बात कही। बता दें, रविवार रात चोपता में शराब ले जा रही एक कार पकड़ी गई। इसमें भारी मात्रा में शराब की बोतलें थी। इसके बाद कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया था। आयोग को सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का संज्ञान हुआ है और आज ही आयोग ने इसके बारे में निर्देश भेजे, लेटर भेजा है। तो उस पर हम लोग भी डीएम से एक फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए हम लोग ने लेटर भेजा है और डीएम से जब फैक्चुअल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद ही हम लोग कुछ उसमें आगे कार्रवाई के बारे में बता पाएंगे। रुद्रप्रयाग के चोपता में शराब पकड़े जाने पर सियासत तेज हो गई है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि केदारनाथ की जनता बीजेपी का जो झूठ है वो जानती है और 20 नवंबर को बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा, बीजेपी के कार्य समिति के सदस्य की गाड़ी से शराब पकड़ी गई, गाड़ी सीज की गई, केस दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों ने ये शराब पकड़ी, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। वहीं बीजेपी ने कहा कि उनके नेता की गाड़ी से कांग्रेसियों ने छेड़खानी की और इसकी जांच जारी है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी से शराब बरामद होती है और हमारे साथी सहयोगी विधायक मदन बिष्ट जी, मनोज तिवारी जी, मनोज रावत जो हमारे प्रत्याशी हैं, वहाँ घटनास्थल पर मौके पर जाते हैं। वहाँ पर शराब बरामद होती है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, प्राथमिकी दर्ज होती है
और गाड़ी को सीज किया जाता है। आज भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। कितना झूठ बोलोगे। गलत तरीके से कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी जो वहां पर थी उस पर छेड़छाड़ करके कुछ उस पर इस तरह की सामग्री रख दी है और लोगों ने उसको देखा भी है। इसकी जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो वहां की लोकल टीम है, उन्होंने वहां के जो पर्यवेक्षक हैं, चुनाव अधिकारी हैं, उनसे निवेदन किया इसकी जांच हो और जिस व्यक्ति के द्वारा ये कृत्य किया गया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसकी जांच जारी है। केदारनाथ चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग में हरीश रावत ने कहा, बाहरी इलाकों से बीजेपी यहां लोगों को ला रही है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। यहां पैसा और शराब बांटने का काम हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। में जानकारी मिली है, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, मठों में, उनमें भी अपने को कोई ट्रस्टी बता करके, कोई ट्रस्टी का रिश्तेदार बता करके, कोई किसी बहाने जो है यहाँ आए हैं और वो धन लेकर के आए हैं और धन बांटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देर शाम अचानक गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पहुंच गए, जिससे खासी हलचल बढ़ गई। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में दिन भर प्रचार करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक गैरसैंण पहुंच गए। मुख्यमंत्री के अप्रत्याशित आगमन की खबर जैसे गैरसैंण में अधिकारियों को मिली, वो भी हैरान रह गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। पिछले एक हफ्ते में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दूसरा गैरसैंण दौरा है। इससे पहले भू कानून की मीटिंग भी खासतौर पर पहाड़ी इलाके और गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में की गई थी और अब दोबारा सीएम के पहुंचने के भी कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। रामनगर से खबर, जहां पर हल्दुआ के पास काशीपुर जा रही रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई और हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ने से हादसा हो गया। और ऋषिकेश से खबर, जहां सोमवार को चीला बैराज में रूटीन सर्च के दौरान एसडीआरएफ को एक शख्स का शव मिला है, जिसकी पहचान हरियाणा के राजेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। एसडीआरएफ का कहना है कि शव 2 दिन पुराना हो सकता है। हल्द्वानी के रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बदायूं के रहने वाले 19 साल के लड़के अरुण कुमार को गिरफ्तार किया, जो लॉरेंस के नाम से धमकी दे रहा था। जल्दी पैसे कमाने की फेर में आरोपी ने सौरभ जोशी को धमकी का लेटर भेजा, जिसमें 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। यूट्यूबर सौरभ जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। इसने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पे कई अन्य जगह पे लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकाने का कार्य किया। पिथौरागढ़ में इन दिनों टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है और इस भर्ती में जाने के लिए सोमवार को यूपी समेत कई राज्यों से हजारों युवा हल्द्वानी पहुंच गए हैं, जिससे बसों की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आनन फानन में प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की। 50 से ज्यादा बसों को हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया गया। हल्द्वानी में हम लोगों ने करीब 35 से 40 बसें अरेंज करके इनको भेजा है, जिसमें रोडवेज और केमो के माध्यम से भेजा जा रहा है। प्राइवेट टैक्सीज को भी कहा गया है किसी तरह से कोई ओवरचार्जिंग नहीं करेगा। तो ये पिथौरागढ़ के लिए अभ्यर्थी जा रहे हैं, उनको अभी तक 39 बसें भेजी जा चुकी हैं और अभी और बसें मंगाई गई हैं। प्राइवेट संस्थाओं की भी और रोडवेज की बसें भेजी जा रही हैं और जो निर्धारित किराया उतना ही लिया जा रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं कि जो किराया ज़्यादा लेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी नैनीताल नगर पालिका कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ नहीं दिया गया है, जिस पर अब कोर्ट सख्त है। कर्मचारियों ने इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। नगर पालिका का कहना है कि वो 2022 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को ही इसका फायदा दे सकती है। हालांकि कोर्ट ने इस पर सख्ती बरती है, कहा कि क्यों पहले के आदेशों का पालन नहीं किया गया।
पहले नगरपालिका ये कहती थी कि भैया हमारे पास जो है बजट सेंक्शन नहीं हुआ है रिटायरल ड्यूज के लिए, तो इसलिए जो है आप हमें समय दें। अब जो है सरकार ने इसमें 2 करोड़ 1 लाख रुपए आज जो पता चला है वो जमा कर दिया है, रिलीज कर दिया है इन फेवर ऑफ नगरपालिका। अब नगरपालिका ये कह रही है कि इसमें हम केवल 2022 से पहले वाले जो रिटायर हुए हैं केवल उनको देंगे और उसके बाद वालों को नहीं देंगे। तो एक दूसरा मैटर कोर्ट में लगा था, उसमें कोर्ट ने कहा भी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, या तो आप उसमें रिव्यू फाइल कीजिए, अदरवाइज आप रिटायर एम्प्लॉय को जो है आप उसका रिटायरल ड्यूज दीजिए। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड आने से लोगों में काफी दहशत है। जगजीतपुर की रिहायशी कॉलोनी में जंगली हाथियों का एक झुंड गलियों में घूमता नजर आया। हाथियों के झुंड ने एक बच्चे समेत कुल 7 हाथी थे। हालांकि इन हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आए दिन जंगली हाथियों से रिहायशी लोग परेशान होते हैं, जिससे नुकसान का खतरा बना हुआ है। वन विभाग को ठोस कदम उठाना चाहिए। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पिछले 3 दिनों से कुआरब में बंद है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से हाईवे को बंद किया गया। अब पहाड़ के 3 जिलों की लाइफलाइन थम गई है। यात्रियों को रानी खेतिया लामबगड़ में मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड सरकार को लेटर लिखा और अपना 213 करोड़ का बकाया तुरंत देने को कहा। मुख्य सचिव को भेजे गए लेटर में राज्य बनने से अब तक के 91 बिलों का ब्यौरा भेजा गया है। प्राकृतिक आपदाओं से परेशान उत्तराखंड में पिछले 24 सालों में शायद ही ऐसा कोई साल गुजरा हो जब राहत बचाव कामों के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की मदद न लेनी पड़ी हो। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एयरफोर्स ने जो बकाया धनराशि के बिल भेजे हैं उसमें 15 लाख के 2 बिल 9 नवंबर 2000 के हैं, यानी कि जिस दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसी दिन 15 लाख की उधारी हो गई थी। इसके अलावा 52 करोड़ 60 लाख के 12 बिल 2013 की आपदा के हैं। 3 करोड़ 20 लाख के बिल वन विभाग के हैं। वन विभाग ने 2021 और 2024 में जंगलों की आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की मदद ली थी। बीते सालों में एयरफोर्स वक्त वक्त पर राज्य सरकार को रिमाइंडर भेजता रहा, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा, एयरफोर्स की उधारी अब 213 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। लगभग 67 करोड़ के आसपास का आपदा से संबंधित है, जिसमें से लगभग 24 करोड़ रुपए का भुगतान हमने कर दिया है और 28 करोड़ रुपए का भुगतान करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जिसका वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी जो हमारे आपदा से संबंधित है उसका हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं। जब वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा तो हम भुगतान कर लेंगे। एक साथ 213 करोड़ के बिलों से राज्य सरकार भी सकते में है। अब बिलों को उनके विभाग भेजकर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, क्योंकि 24 साल के इन बिलों की कईयों को जानकारी तक भी नहीं है। यही नहीं, केंद्र सरकार से बातचीत का रास्ता भी तलाशा जा रहा है ताकि इस भारी भरकम देनदारी को माफ कराया जा सके। ये तो ठीक है कि हमें देना है, लेकिन उसमें ये भी हम एक विकल्प तलाशेंगे, क्या हम अपने सेंटर में जाके इसके लिए हम ये कह सकें कि साहब ये मानवीय हमारा कल्याण के लिए हमने ये काम किया, तो हमें उसका मुक्त किया जाए। दोनों विकल्प हमारे सामने, अभी इसमें बातचीत करेंगे। हालांकि पहले भी एयरफोर्स की तरफ से बिल भेजे जाते रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मगर अब भारी भरकम बिल आने से सरकार के भी होश उड़े हुए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दूसरे दिन आदि गुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी कुबेर और उद्धव की मूर्ति पांडुकेश्वर पहुंची, जहां भक्तों ने डोलियों का भव्य स्वागत किया। शीतकाल में पांडुकेश्वर में उद्धव और कुबेर की पूजा अर्चना होगी, जबकि मंगलवार को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो जाएगी और यहीं पर शीतकालीन पूजा होगी। और भगवान बद्रीनाथ जी, खजानजी, कुंवर जी अपने शीतकालीन स्थल योग ध्यान मंदिर में विराजमान हुए और अब निरंतर शीतकाल में। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज।
रुड़की के मंगलौर में एक बारात के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के पिता का रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बदमाश की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर ने कई मेडिकल स्टोरों पर छापे मारे। पुलिस के साथ सुल्तानपुर, बादशाहपुर और कुम्हारी गांव पहुंचकर कई मेडिकल स्टोर्स पर निरीक्षण किया। रामनगर में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन की जांच की गई। कई कॉलोनियों की खरीद फरोख्त पर रोक लग गई। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केदारनाथ में प्रशासन पर सरकार में दबाव के काम करने के आरोप लगाए। कपकोट के मिकिला खलपट्टा के ग्रामीणों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। विकास नगर के बाजारों में इन दिनों जाम लगने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जाम की वजह से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के बैनर तले किसानों ने भगवानपुर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इकबालपुर शुगर मिल का पेराई सत्र जल्द शुरू करने की मांग। पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक में शहीद स्थल का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर की पुंछ में साल 2020 में शहीद हुए सूबेदार स्वतंत्र सिंह के नाम से कांडाखाल गांव में चौराहा पहचाना जाएगा। हरिद्वार में केंद्रीय कपड़ा एवं विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेट्रिटा ने आकाशी जिले को लेकर जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की। केंद्रीय मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह ऋषिकेश के कैंपस में होने जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल, उच्च शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और पूरा इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। वहीं इसकी रोकथाम के लिए ग्राफ 4 लागू किया गया है, जबकि उत्तराखंड में आसमान पूरी तरह से साफ है। प्रदूषण का कोई नाम नहीं। पहाड़ में हवा एकदम साफ और शुद्ध है। कोहरे के साथ साथ हवा में जो है प्रदूषण भी ज्यादा है और ये दिवाली के बाद से लगातार है। AQI लेवल नीचे आ रहा है। सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। खुली धूप दिखनी लोगों को मुश्किल हो गई है। लेकिन इसके उल्टे मैं अभी उत्तराखंड में हूँ। ये केदारखंड का एरिया है, रुद्रप्रयाग जिला है और यहाँ देखिए मेरे चेहरे पे कितनी धूप आ रही है। मेरे आगे पीछे कितनी पूरा ये क्षेत्र खिला हुआ है धूप से। एकदम साफ धूप है। ऊपर आकाश मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाए, एकदम क्लियर स्काई है। कहीं कोई फॉग नहीं है, कुछ नहीं है। सामने पूरी हिमालयन रेंज है। आप इस तरीके के नज़ारे यहाँ पर आपको दिखेंगे। और ये जिस एल्टीट्यूड पे हम अभी खड़े हैं, ये करीबन 6100 फीट की हाइट पे है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हरे पेड़, ये जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो हरे पेड़ आप देख रहे हैं, ये बाज है, ओक है। और ओक ठंडे इलाके में होता है, यानी कि जिस इलाके में ओक होता है वहां पर पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा होता है, बर्फबारी होती है और जंगली जानवर भी यहाँ पर आपको फ्लोरा फ्लोरा सब मिलेगा। तो इस वक्त अगर आप उत्तर भारत के स्मॉग से, फॉग से परेशान हैं और आप एक ब्रेक चाहते हैं, घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए साफ सुथरी हवा चाहते हैं, तो ये जरूर आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप उत्तराखंड आइए। यहाँ पर आपको ऐसा ही साफ एनवायरनमेंट मिलेगा, साफ हवा मिलेगी, ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। हरे भरे पहाड़ हैं, सामने आपको पूरी हिमालय की रेंज सामने दिखेगी। ये देखिए चौखंबा सबसे किनारे चौखंबा का पीक है और वहां से शुरू होकर ये पूरी हिमालयन रेंज जो नीचे तक जाती है। इसके पास ही एक दूसरी जगह है जिसको कार्तिक स्वामी का मंदिर है, वहां से और भी हिमालयन व्यू शानदार दिखता है। तो चाहे नैनीताल की पहाड़ियां हो, इंटीरियर इलाके हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, इस तरीके से आपका रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, आप किसी भी रीजन में अभी जाएंगे तो आपको ऐसी साफ एनवायरनमेंट दिखेगा। और जैसे जैसे यहाँ पर अभी अगले कुछ दिनों में बर्फबारी होगी, ये नज़ारे और भी शानदार हो जाएंगे। मौसम की जहां तक बात करें, इस बार थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन है और जिस तरीके की ठंड और साल होती थी वैसी ठंड इस बार नहीं है। और अभी भी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक शर्ट में खड़ा हूँ, हालांकि जैकेट जरूर है, तो इससे ज्यादा की ठंड की यहाँ महसूस नहीं हो रही और कपड़ों की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब यहाँ बारिश हो जाएगी और थोड़ी बर्फबारी हो जाएगी, उसके बाद से एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, वेदर में, टेम्परेचर में चेंज आएगा। लेकिन मौसम आपको पूरी सर्दियों में
ऐसा ही साफ दिखेगा ज्यादातर समय। तो आप नॉर्थ इंडिया में अगर परेशान है इस समय, प्लेन्स में रह के परेशान है, फॉग और स्मॉग से परेशान है, तो आप उत्तराखंड में जरूर आइए। आपको एक से एक ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। अपने सहयोगी संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए ऊखीमठ की पहाड़ियों से। पहाड़ के ऊंचे इलाकों में भले ही बीते कुछ दिनों से स्नोफॉल हुआ हो, बावजूद इसके हैरानी इस बात की है कि कुछ सालों से यहाँ की सर्दियां गर्म होने लग गई हैं। आलम यह है कि हायर हिमालय में भी पहाड़ काले नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, पहाड़ का मौसम सर्दियों में बदला सा नजर आ रहा है। हालात ये है कि जो ओम पर्वत इन दिनों बर्फ से ढका रहता था, वहाँ अब नाम मात्र की ही बर्फ नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल पूरे अपर हिमालय का है। ऊंचे इलाकों के ज्यादातर पहाड़ सूखे नजर आ रहे हैं। बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से अपर हिमालय काला दिख रहा है, तो निचले इलाकों में पारा भी बीते सालों के मुकाबले चढ़ा है। पहाड़ के मौसम में ये तब्दीली साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। नतीजा ये है कि लोगों को कई दिक्कतों से तो रूबरू होना ही पड़ रहा है। साथ ही बर्फबारी का पैटर्न बदलने से ग्लेशियरों पर भी असर पड़ रहा है। ओम पर्वत में जैसे स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया कि पहले तक का, और मैंने भी चित्रों में देखा हुआ है, काफ़ी बर्फ से लकदक ये चोटी रहती थी, तो उतनी बर्फ मुझे दिखी नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है पर्यटक का और पर्यटन का, तो इन दोनों का सामंजस्य आपस में एक अच्छे तरीके से बैठे। मौसम के मिजाज में आए बदलाव से खेती तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही इसका असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी की बेरुखी पेयजल संकट को भी बुला रही है। बीते 3 सालों में पहाड़ के मौसम में काफी तब्दीली देखी गई है। इन सालों में नवंबर में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई है। मौसम की ये तब्दीली इंसानों के साथ ही पेड़ पौधों और जानवरों पर भारी पड़ सकती है। यही नहीं, हिमालय रेंज का बदलता मौसम मैदानी इलाकों में भी संकट ला सकता है। इस साल बर्फबारी कम हुई, बारिश कम हुई, और इसके परिणाम बहुत ही नकारात्मक होने वाले हैं। एक तो ग्लेशियर का जो पिघलना होगा वो बहुत द्रुत गति से होने वाला है। बहुत जल्दी आप देखने, जैसे समर सीजन शुरू होगा, गर्मियों का सीजन शुरू होगा, उस समय देखना आप फ्लड आने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा, पानी की समस्या बनी रहेगी। पहाड़ के मौसम में आई इस तब्दीली की कई वजह हैं, लेकिन जिस तादाद में अपर हिमालय में इंसानी दखल बढ़ा है, उससे ग्लेशियरों पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, हायर हिमालय में हो रहे निर्माण कार्य भी आग में घी का काम कर रहे हैं। नतीजा ये कि हिमालय में आई तब्दीली अब पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।